हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 को। ओके, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। 2 से 3 छोटे छोटे टॉपिक उसमें बच गए थे, उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 1 ही ओवर। तो देखिए उसमें बचा हुआ है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन और एक छोटा सा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हम लोग इसके बाद कवर करेंगे। सबसे पहले लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो सबसे पहले लेवल ऑफ मैनेजमेंट जब भी एग्जाम में आएगा आप ये डायग्राम जरूर बना लेना। कोई भी मैनेजमेंट हो उसको 3 लेवल में डिवाइड किया जाता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर। लोअर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरवाइजरी लेवल। इसी को हम लोग सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं या इसी को ऑपरेशनल लेवल भी बोला जाता है। यानी लोअर लेवल को 3 नाम से जाना जाता है, बट मेनली इसको लोअर लेवल ही बोला जाता है। तो ये 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। अब उसके बाद केस स्टडी इसमें आता है। केस स्टडी किस टाइप का आएगा कि आप किसी भी पर्सन का नाम दे देगा, बोलेगा ये पर्सन इस पोस्ट में आते हैं, ये पोस्ट कौन से लेवल में आएगा। अब जब आपने लेवल आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर बोलेगा उसके फंक्शंस बताओ। तो आपको केस स्टडी के लिए हर एक लेवल में कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन से पोस्ट आते हैं और उनका फंक्शंस क्या है, इसको अच्छे से समझना होगा। अब देखो सबसे पहले टॉप लेवल। टॉप लेवल में मेनली वो लोग आते हैं जिनकी थिंकिंग की वजह से कंपनी चलती है, जिनकी थिंकिंग की वजह से ऑर्गेनाइजेशन चलता है या जिनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, मेनली उनको टॉप लेवल में रखा जाता है। टॉप लेवल में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो टॉप लेवल में आ जाएंगे। चेयरमैन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन को इनमें रखा गया। जनरल मैनेजर, उसके बाद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीईओ का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और सीएफओ, सीएफओ यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर या चार्टर्ड फाइनेंस ऑफिसर। तो इन सबको जनरली टॉप लेवल में रखा गया। मिडिल लेवल में किनको रखा गया, तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस में डिपार्टमेंट्स हैं उन सारे डिपार्टमेंट के जो बॉस होंगे, सारे डिपार्टमेंट के जो हेड्स होंगे, उनको रखा गया मिडिल लेवल में। जैसे परचेज डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, जितने भी डिविजनल या डिपार्टमेंटल हेड्स थे उनको मेनली रखा गया मिडिल लेवल में। अब लोअर लेवल में कौन लोग होते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे मेनली काम करते हैं, जैसे सुपरवाइजर, या सिंपल लैंग्वेज में बोले कि वर्कर्स का ध्यान रखने के लिए जिनको लगाया गया, वो सब लोअर लेवल में आ जाते हैं। क्या कहते हैं, सुपरवाइजर, क्लर्क, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, ये सारे लोग आ जाते हैं लोअर लेवल में। अब ये तो हमारा लेवल हो गया मैनेजमेंट का, 3 लेवल हुआ, टॉप, मिडिल और लोअर। उसके बाद इन तीनों ही लेवल के कुछ फंक्शंस है। ये तीनों लेवल में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप लेवल की। टॉप लेवल में अभी आपने पढ़ा कि जिनकी थिंकिंग की वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, जिनका ऑर्गेनाइजेशन होता है मेनली टॉप लेवल में वही। यानी आप सिंपल लैंग्वेज में बोलिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो सुप्रीम ऑफिसर है, सुप्रीम ऑफिसर यानी वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं, यानी जो सुप्रीम ऑफिसर्स है, सबसे ऊपर वाले ऑफिसर्स हैं, वो सब टॉप लेवल में आते हैं। उन्हीं की थिंकिंग की वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन चलता है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। अब देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है, जो टारगेट होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, ये सेट करके चलना, इनको सेट करना कि ऑर्गेनाइजेशन को करना क्या है, ये सबका सब टॉप लेवल का फंक्शन है। नेक्स्ट हमारा फ्रेमिंग पॉलिसी। अब ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिया, तो किसी भी ऑब्जेक्टिव्स के लिए, किसी भी प्लानिंग के लिए एक फिक्स पॉलिसी बनाने पड़ते हैं। तो उस पॉलिसी को फ्रेम करने का काम, उस पॉलिसी को बनाने का काम जनरली टॉप लेवल का होता है। नेक्स्ट असेंबलिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने के लिए कुछ रिसोर्सेज अरेंज करने होते हैं। उन सारे रिसोर्सेज को अरेंज करना, असेंबल करना, ये सब टॉप लेवल का काम होता है। और लास्ट हमारा रिस्पांसिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब यही लोग होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे वेलफेयर करेगी और कैसे सर्वाइव करेगी, उसके लिए पूरा का पूरा रिस्पांसिबिलिटी किसके ऊपर होता है, टॉप लेवल के ऊपर। तो ये 4 मेन फंक्शन से आप इनको 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस बोल सकते हैं, ये सब टॉप लेवल परफॉर्म करते हैं। अब उसके बाद फर्दर मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी। इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी से क्या मतलब है कि टॉप लेवल ने जो भी पॉलिसी बनाए उस पॉलिसी को लोअर लेवल तक पहुंचाने का काम किनका होगा, मिडिल लेवल का। उसको इंटरप्रेट करना है लोअर लेवल तक, ये काम मिडिल लेवल परफॉर्म करेगा।
नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, अपने ही लेवल के एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ये मिडिल लेवल का काम होता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंटल एक्टिविटी, यानी अभी आपने पढ़ा कि जितने भी डिपार्टमेंट के बॉस होते हैं उनको मिडिल लेवल में रखा गया, तो अपने डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना, हैंडल करना, ये सबका सब इन बॉस का यानी मिडिल लेवल का काम होता है। और लास्ट, कोऑपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट, यानी अदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करके चलना, अदर डिपार्टमेंट को मिला करके चलना, ये किसका काम होता है? मिडिल लेवल का। तो ये चार मेन फंक्शंस मिडिल लेवल परफॉर्म करके चलते हैं। अब फर्दर हम लोग आते हैं लोअर लेवल। तो लोअर लेवल के क्या क्या फंक्शन है? सबसे पहला, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम ऑफ द वर्कर्स। अभी आपने पढ़ा कि इनको वर्कर्स का ध्यान रखने के लिए लगाया जाता है, तो वर्कर के साथ जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को मिडिल लेवल तक रिप्रेजेंट करने का काम जनरली किसका होता है? लोअर लेवल का। यानी वर्कर के प्रॉब्लम्स को मिडिल लेवल तक पहुंचाना, फिर मिडिल लेवल टॉप लेवल तक पहुंचाते हैं, ये काम होता है किसका? लोअर लेवल का। नेक्स्ट है मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन, यानी एक अच्छा हालात मेंटेन करना, अच्छा वर्किंग कंडीशन मेंटेन करना, जहां पे भी वर्कर काम कर रहे हैं वहां का वर्किंग कंडीशन, वहां के हालात को अच्छे से मेंटेन करना, ये किसका काम होता है? लोअर लेवल का। नेक्स्ट, मेंटेनिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, अब जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वर्कर के द्वारा, उस प्रोडक्ट का क्वालिटी चेक करना, मेक श्योर करना कि क्वालिटी सही है या नहीं है, उसको अच्छे से मेंटेन करना, ये काम होता है लोअर लेवल का। और लास्ट, मिनिमाइजिंग वेस्टेज। मिनिमाइजिंग वेस्टेज से क्या मतलब है? क्या वर्कर काम तो कर रहा है बट अगर उसका अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाए तो वो काफी ज्यादा वेस्टेज करते हैं, तो उस वेस्टेज को मिनिमाइज करना, वेस्टेज कम से कम हो, इसके लिए लगाया जाता है लोअर लेवल को। तो ये चार मेन फंक्शंस लोअर लेवल परफॉर्म करते हैं। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इजली लिख करके आओगे, सीधा सीधा कौन से लोग कौन से लेवल में आते हैं, उनका क्या फंक्शंस है, कौन से लेवल कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो ये था गाइस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? देखो आपने बहुत सुना होगा कि एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चलो, एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलो, मिला जुला करके चलो, तो सबको कोऑर्डिनेशन के साथ लेकर के चलना, उसी को तो कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन मींस ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज, यानी एक्टिविटीज और रिसोर्सेज दोनों को एक साथ लेकर के चलना ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटेनिंग हार्मोनी इन देम, यानी ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी एक्टिविटीज है और जितने भी रिसोर्सेज है उन सबको एक साथ लेकर के चलना, एंड मेंटेनिंग हार्मोनी इन देम, यानी उनके बीच में किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सब कुछ शांति के साथ मेंटल पीस वे में काम हो, इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या हैं, या इसी को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, अब में एक ही आंसर आने वाला है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या इसके क्वालिटीज होते हैं कोऑर्डिनेशन के। सबसे पहला फीचर्स, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स से क्या मतलब है कि अब एक ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर सो मेनी पीपल आर वर्किंग, बहुत सारे पीपल काम करते हैं, कोई अकेला पीपल काम नहीं कर रहा है, 2 10 50 60 70 80 100 लोग काम करते हैं, तो सबका थॉट प्रोसेस अलग अलग, सबका थिंकिंग प्रोसेस अलग अलग, सबका अपना बैकग्राउंड, सबका अपना थिंकिंग सोचने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है कि सबको एक साथ ग्रुप एफर्ट के साथ लेकर चलता है, सबको इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट के साथ, यानी सबको एक साथ लेकर के चलना, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। नेक्स्ट हमारा क्या है? इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। अब आपने ये तो श्योर कर लिया कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हार्मनी के साथ काम होगा। अब जितने भी लोग काम कर रहे हैं सारे लोगों का थॉट प्रोसेस अलग अलग है, तो आपस में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उनको मैनेजमेंट इंटीग्रेट करके चलता है, यानी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करने देता। आप जब श्योर हो गया कि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो उसके बाद ये बोलता है कि आप ये भी मेक श्योर करो कि सारे काम एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं, सारे काम सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो मेक श्योर इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी डायरेक्शंस एक ही है या नहीं है। नेक्स्ट हमारा कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस से क्या मतलब है कि जैसे आपका एक गोल पूरा होता है दूसरे के लिए फिर से कोऑर्डिनेशन,
दूसरा गोल पूरा होगा तो तीसरे के लिए फिर से कोऑर्डिनेशन, यानी कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस। उसके बाद परवेसिव। परवेसिव से क्या मतलब है कि जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन है वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रिक्वायर्ड है, यानी चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो या बड़ा हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, इवन आपका घर हो, क्लब हो, हॉस्पिटल हो, जिम हो, सोसाइटी हो, सारे जगह कोऑर्डिनेशंस का रिक्वायरमेंट है। बिना कोऑर्डिनेशंस के कहीं भी कोई काम नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर, यानी कोऑर्डिनेशन करना सारे लेवल्स ऑफ मैनेजर्स का जरूरत है, यानी कि सिर्फ यहां पे अगर देखा जाए तो सिर्फ टॉप लेवल बिल्कुल भी नहीं, टॉप लेवल के साथ मिडिल लेवल हाँ, बट अभी और, यानी मिडिल लेवल के साथ लोअर लेवल भी, यानी टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल सारे लोगों को कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन करके चलना होगा। सिर्फ टॉप लेवल करके चल रहा है, मिडिल और लोअर लेके नहीं चल रहा है तो भी जरूरी नहीं है। उसके बाद मिडिल लेवल कर रहा है, टॉप और लोअर नहीं कर रहा है तो भी नहीं होगा, यानी सबको अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना होगा कोऑर्डिनेशन करने का। और लास्ट, डेलिब्रेट फंक्शंस। डेलिब्रेट फंक्शन से क्या मतलब है कि अब देखो यार होता क्या है कि कोऑर्डिनेशन तो सारे ऑर्गेनाइजेशन को करना ही है। अगर कोऑर्डिनेशंस के साथ आप काम करते हो तो सारा काम एक मेंटल पीस वे में, एक अच्छे माइंडसेट के साथ होगा, एक पॉजिटिविटी बना रहेगा, नेगेटिविटी नहीं आएगा। बट अगर कहीं भी आपका हार्मनी हो रहा है या फिर आपको कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं कर रहा तो वहां पे एक नेगेटिविटी आता है और हमारा माइंडसेट वहां पे डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे मैनेजर का काम क्या है, उसको डेलिब्रेट करके चलना, यानी सबको एक साथ लेकर के चलना, दैट इज कॉल्ड द डेलिब्रेट फंक्शंस। तो ये देगा फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। उसके बाद है लास्ट हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब इंपॉर्टेंस से क्या मतलब है कि कोऑर्डिनेशन का नीड कब कब होता है, क्यों होता है, यानी कब कोऑर्डिनेशन जरूरत हो जाता है। तो देखो सबसे पहला होता है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कोऑर्डिनेशंस का इंपॉर्टेंस जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के साइज पे डिपेंड होता है कि जितना छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना कम कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है। यानी कि जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको और ज्यादा कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में देयर आर सो मेनी पीपल्स आर वर्किंग, बहुत सारे पीपल काम करते हैं। तो जितना ज्यादा पीपल काम करेंगे, जितना ज्यादा वर्कर्स काम करेंगे उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। यानी जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन का नीड्स भी बढ़ते जाएगा। तो ये गया फर्स्ट साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो आप चैप्टर नंबर 2 जब पढ़ोगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो वहां पे आपका है कि फंक्शंस के बेसिस पे हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। यानी जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतने ज्यादा फंक्शंस परफॉर्म होंगे और उतना ही ज्यादा डिपार्टमेंट्स बनेंगे। तो जनरली क्या होता है, वैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जैसे परचेज डिपार्टमेंट हमारा अलग होता है परचेज के लिए, सेल्स के लिए हमारे यहाँ सेल्स डिपार्टमेंट बना हुआ होता है, उसके बाद मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना हुआ होता है, उसी तरह से पैसे को हैंडल करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट बना हुआ होता है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। यानी अगर यहाँ पे एक का काम परफॉर्म दूसरे के बिना नहीं होगा, सारे आपस में इंटरलिंक्ड है। बट अकेले भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअली भी इनका अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, अपना एक अलग रोल है। तो अगर कोई एक डिपार्टमेंट डिस्टर्ब होता है तो सारे डिपार्टमेंट डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, अब जितना ज्यादा डिपार्टमेंट होंगे उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, जितने कम डिपार्टमेंट होंगे उतना कम कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। यानी जब जब फंक्शनल डिफरेंशिएशन होगा, फंक्शंस के बेसिस पर अलग डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे तो वहां पे कोऑर्डिनेशन का नीड बढ़ जाता है, कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। लास्ट हमारा क्या है, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होता है, देखो आज के डेट में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो काफी स्पेशलिस्ट को हायर करते हैं, स्पेशलिस्ट अपना काम करवाते हैं। जैसे अगर किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर का कोई काम करवाना है तो आप आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करोगे। अगर आपको फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम हैंडल करना है तो उसके लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करोगे। अगर मार्केटिंग का किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वहां पे एमबीए होल्डर्स को हायर करोगे। अब जितने भी स्पेशलिस्ट को आप हायर कर रहे हो वो सब अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। तो जब कोई भी अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होगा तो वहां पे उनके अंदर कुछ ना कुछ ईगो आएगा। अब जब ईगो आएगा, सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आके परफॉर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि जब भी वहां पे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ेंगे, आप जब स्पेशलिस्ट को हायर करके अपना काम करवाओगे तो उस केस में कोऑर्डिनेशन करके चल रहा होगा, सारे लोगों को मिला के चल रहा होगा। क्योंकि अगर सारे लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर हमारा तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव ही नहीं होने वाला है ना।
तो वहां पे क्या करना होगा, एक मैनेजर्स को या मैनेजमेंट को सबको कोऑर्डिनेट करके चलना होगा। यानी जब जब स्पेशलाइजेशन होगा, जब जब आप स्पेशलिस्ट को हायर करोगे, वहां पे कोऑर्डिनेशन का नीड्स बढ़ जाता है। तो ये देखा है 3 इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। आई होप कि ये दोनों टॉपिक्स आपके क्लियर है। अब उसके बाद एक इसमें बच गया टॉपिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में वो भी हम लोग कवर कर देंगे और ये चैप्टर हमारा हो जाएगा एंड। अब उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। तो पहले हम इसको खत्म करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। तो आप इसका नोट बनाओ, एनसीईआरटी का लैंग्वेज पढ़ो। एनसीईआरटी में यही सारा कुछ थोड़ा डिटेल्स में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट्स में लिखे हैं, क्योंकि अगर डिटेल्स में पढ़ाऊंगा तो फिर टाइम काफी ज्यादा लगेगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ते रहो, नोट्स बनाओ और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलो। थैंक यू।